नमस्कार। पुस्तक वाली के इस एपिसोड में आज लेकर आई हूँ एक बहुत खूबसूरत किताब। आप कहेंगे कि मैं तो हर किताब को खूबसूरत बताती हूँ, लेकिन ये किताब सच में बहुत खूबसूरत है क्योंकि इस किताब को पढ़ते हुए आपको ऐसा एहसास होता है मानो आप बादलों पर पैर रखकर चल रहे हैं, या यूं कहें कि ऐसा लगता है कि तेज गर्मी के बाद पहली बारिश जो सुकून देती है, जब ठंडी हवा बदन को छूती है तो जो सुकून आपको मिलता है वो सुकून ये किताब आपके लिए लेकर आती है। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं कोई यात्रा वृत्तांत ले आई हूँ या कोई प्रेम कहानी ले आई हूँ। जी हाँ, इस किताब में प्रेम तो है और एक छोटी सी यात्रा भी है, लेकिन ये यात्रा एक घर के चार दीवारी में हो रही है और प्रेम तो है ही। ये प्रेम है एक दादा का अपनी पोती के प्रति प्रेम, और किताब का नाम है इत्तू सी इरा। राइटर है मुकेश नेमा। तो मुकेश नेमा जी जो है वो मध्य प्रदेश के जाने माने लेखक हैं, उनको पढ़ने वालों का एक खास वर्ग है, लेकिन ये किताब उनकी पिछली तमाम किताबों से अलग है और मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में ये अपने किस्म की अनोखी और शायद एकमात्र किताब है। इकलौती किताब भी कह सकते हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, ये मैं अपने नॉलेज और अपने अनुभव के दम पर बोल रही हूँ, और मेरा अनुभव मैं नहीं कहती बहुत व्यापक है या दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे पता है, पर जितना हिंदी साहित्य मैंने पढ़ा उसे देखकर कह सकती हूँ कि शायद अपने आप में अनोखी किताब है। तो शुरुआत करते हैं लेखक साहब के खुद के परिचय से। उन्होंने जो प्रीफेस किताब का लिखा है उसको हेडिंग दी है आनंद का लेखा जोखा। अब टाइटल में ही आनंद है तो सोचिए आगे क्या होगा। अब आगे वे लिखते हैं, मैं बीच में से ले रही हूँ, बीच का पैराग्राफ। आमतौर पर एक बार सरकारी नौकरी पा जाने के बाद आप निकाले नहीं जाते, आपको अपनी रोटी की चिंता करनी नहीं होती। ऐसे में सरकारी नौकरी अच्छी छोकरी दिलवाती है, जिंदगी सुख से बीतती है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। सरकारी नौकरी के इन तमाम फायदों के मज़े लूटने के बावजूद मैंने जीवन भर उतनी ही नौकरी की जितने में काम चल जाए। आप काम कम करते हैं तो गलतियां कम करते हैं, और कम गलतियां करने वाला सरकारी आदमी हमेशा सुखी बना रहता है। काम कम करने का एक और फायदा है, आपके पास वक्त की कमी नहीं होती। मैंने इस वक्त का इस्तेमाल घूमने फिरने, दुनिया और लोगों को समझने के अलावा लिखने पढ़ने में किया। क्या खूब बात है। वक्त के साथ बूढ़ा हुआ मैं एक गुलाबी सुंदर नाक नक्श वाली चुलबुरी लड़की ईरा का दादा बना। दादा बनने पर ही मूल से सूत प्यारा होता है, कहावत का मर्म जाना मैंने। इसी के ईरा के आगे पीछे घूमने के दौरान जो आनंद मिला मुझे, यह किताब उसी का लेखा जोखा है। तो चलिए अब एक दादाजी की नज़र से देखते हैं कि दादा बनने के बाद क्या क्या होता है। तो जो किताब है वो शुरू होती है उनकी पोती की बर्थ से। तो वो लिखते हैं कि आज सुबह आई उजाले सी जगमग जगमग, खूब सुंदर बड़ी बड़ी आंखों वाली पोती। आगे ईरा के जलवे बताए हैं कि क्या क्या होता है। मजे तो हैं बस ईरा के, दादा दादी निहारते हैं, सलाहें उपदेश देते हैं, और मम्मी पापा बुआ स्वामी भक्तों की तरह 24 घंटे सेवा टहल में जुटे रहते हैं। बदले में ईरा को बस थोड़ा सा मुस्कुराना पड़ता है। मूड तो हमेशा अच्छा ही रहता है उसका। देवी ज़्यादा खुश हो जाए कभी तो आपको अपनी किलकारी से भी नवाज सकती है। अब आगे देखते हैं। आगे एक चैप्टर है जिसकी हेडिंग है भगवान आलसी हैं। हमारे घर आइए कभी, आप फौरन इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि भगवान बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, आलसी हैं। न कुछ नया सोचना चाहते हैं न नया करना चाहते हैं। बात ईरा की दादी से शुरू करते हैं। ईरा की दादी अपनी माँ की हमशक्ल, कोई भी आंख बंद करके बता दे कि वो किसकी बेटी है। फिर ईरा की दादी के अपने बच्चे हुए, दोनों ने अपनी मम्मी की सूरत पाई, और अब बारी ईरा की। वही रूप वही रंग, चेहरे की वही गड़न वही आंखें, ईरा भी खानदानी निकली। और अब बताइए
मैंने क्या गलत कहा? भगवान की दिलचस्पी ही नहीं है कुछ नया करने में। उसे लगता है कि वो जो भी जितनी भी कलाकारी जानता था कर चुका है। वो खुश है अपने किए धरे से और झपकी ले रहा है। ऐसे में मान लीजिए कि दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसमें किसी बदलाव की उम्मीद करना खाम ख्याली है। जो आ चुके हैं वो फिर आएंगे और आप और हम बस तमाशा देखेंगे। एक परिवार में दो लोगों के चेहरे मिलने का इससे खूबसूरत वर्णन अगर आपको कहीं और मिल जाए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये जानकर और मैं काफ़ी हद तक कन्विंस भी हूँ कि भगवान शायद आलसी है। आगे बढ़ते हैं तो हर चैप्टर जो है ना वो मज़ेदार है। चैप्टर 152 है चश्मे की जान खतरे में। कल दादू का चश्मा बाल बाल बचा। हुआ ये कि दादू सोफे पर थे, टीवी देख रहे थे। इसी बीच ईरा पधारी। ईरा ज़्यादा टीवी न देखे इसलिए दादू ने टीवी ऑफ किया फौरन, रिमोट छुपा दिया और एक किताब उठा ली। अब ईरा आई तो टीवी देखने के इरादे से थी, वो काम हो न सका। उसने दादू की तरफ देखा, दादू यथावत किताब में घुसे रहे। अब ईरा को कुछ तो करना ही था। उसने रूम के मुआयने का फैसला किया। इसी सिलसिले में ईरा टीवी टेबल तक पहुंची और पलक झपकते टेबल पर मौजूद दादू का महंगा नाजुक मासूम सा चश्मा उसके हाथों में था। ईरा के दादू हद से ज़्यादा समझदार हैं। उन्होंने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ये सोफ़ा टीवी से पर्याप्त दूर है, उठकर जाने में वक्त लग सकता है। चश्मा ईरा के हाथों में पड़ चुका है, चश्मे में जान है नहीं। ईरा टीवी बंद किए जाने से वैसे भी अनमनी है, वो चश्मे को तोड़े मरोड़े बिना मानेगी नहीं। और वैसे भी उनके पास एक दूसरा चश्मा मौजूद है, इसलिए उन्होंने तय किया कि चश्मे के मोह में पड़े रहना उचित नहीं है और सोफे पर बैठे बैठे तमाशा देखना ठीक रहेगा। वह तो भला हो ईरा की दादी का, वे पता नहीं कैसे अचानक देवदूत की तरह पधारी। मौके की नज़ाकत भापी उन्होंने। ईरा को गोद में उठाया, बहलाया, मनाया, दादू के चश्मे को ईरा के चंगुल से आज़ादी दिलाई। बहरहाल दादू खुश है, ईरा खुश है और दादू का चश्मा उसका तो 15 अगस्त ही मन गया। देखिए क्या नॉर्मल सी बात है, होता है ना, हमारे घरों में भी बच्चे चश्मा उठा लेते हैं, पर्स उठा लेते हैं, टीवी का रिमोट छीनते हैं। बदले में हम क्या करते हैं? शायद ही कभी मुस्कुराते हैं, नाराज़ होते हैं, चिढ़ते हैं, अपनी चीज़ों को छीनने की कोशिश करते हैं, जिससे कभी कभी ना बच्चे और घबरा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत हल्की फुल्की तरह से ना ये पेरेंटिंग सिखा देती है किताब। एटलीस्ट पेरेंटिंग का एटीट्यूड तो सिखाती ही है। और ग्रैंड पेरेंटिंग, वाह भाई वाह। मतलब अगर हर बच्चे को, मैं तो लिटरली भगवान से दुआ करूँगी कि हर बच्चे को एक ग्रैंड पेरेंट तो मुकेश नेमाजी जैसा ज़रूर मिले। सबकी किस्मत इतनी ही अच्छी हो हमारे मुल्क में जो भी बच्चे और इस मामले में मैं बेटे और बेटियों पे भेदभाव नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि जैसे ग्रैंड पेरेंट पोतियों को मिल रहे हैं, बेटियों को मिल रहे हैं, वैसे ही बेटों को मिले। खैर, आज से भारत में नवरात्रि शुरू हो रही है और मुझे इसलिए ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही है क्योंकि हम बहुत दिनों तक कन्याओं की पूजा करेंगे, 9 दिन तक। अष्टमी नवमी पे तो हर घर में कन्याएं बुलाई जाएंगी, लेकिन जब कन्या हमारे घर में हमारी अपनी बेटी, पोती, नाती का रूप लेके आती है तो 2-4 दिन मिठाई बांटने के बाद हमारे कैसे अल्फाज हो जाते हैं। ये तो रात को सोने नहीं देती, रात भर जगाती है। अरे खाने के बहुत नखरे हैं इसके, अरे परेशान कर रखा है, अरे कैसी आवाज़ है, अरे किसी का सुनती नहीं है। सोचिए ना, कैसे बोल सकते हैं हम उन बच्चों के बारे में ये शब्द जिनकी उम्र अभी 1 साल भी नहीं हुई है। तो मैं समझती हूँ पेरेंटिंग इज़ अ टफ जॉब। 24 घंटे आपको तत्पर रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर एटीट्यूड ऐसा हो तो ये पेरेंटिंग एक मज़ेदार अनुभव में बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का बचपन उत्सव में तब्दील हो जाता है। घर में हर समय उत्सव जैसा माहौल होता है, बशर्ते बच्चे और बचपन को देखने का ऐसा नज़रिया हमारे पास हो। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ये किताब उन लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए जो मम्मी पापा बनने वाले हैं। ये किताब उनको भी पढ़नी चाहिए जो दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं।
और ऐसे में भला मौसी, मामा, बुआ, चाचा कैसे पीछे रहें। तो अगर इनमें से कोई भी फेज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या आप चाहते हैं कि ये फेज़ आपकी ज़िंदगी में आए, तो आप खुद को एक बढ़िया मेंटल प्रिपरेशन इस तरह की किताब से दे सकते हैं। और चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका प्यार उन बच्चों के लिए बाहर निकले जिनका आपसे खून का नाता है। अगर आप देखेंगे तो आपके अपार्टमेंट में, आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, आपकी विला के बाहर शायद कोई दो नन्ही आंखें हों जिन्हें किसी के प्रेम की तलाश हो। तो अगर 2 मिनट के लिए ही सही, 10 मिनट के लिए ही सही, अगर इन बच्चों पे भी आप प्रेम लुटा सकते हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर प्रेम का खजाना घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तो इतना कहकर मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आएगा और बच्चों के प्रति आपके दिल में प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।